पहले फेज का मैंने पढ़ा कि 20 सीटों पर चुनाव। जी बिल्कुल। तो पिछली बार 19 सीटें कांग्रेस ने जीती। 5 साल का अनुभव जो है जाति समीकरण पे बड़ा खट्टा मीठा रहा है। बीजेपी को ये ज्यादा नुकसान दे रहा है कि रमन सिंह एक्टिव नहीं है उस तरीके से। रमन सिंह फैक्टर जो है ये खुद भाजपा उसको लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। कुछ मामलों में भूपेश बघेल बिल्कुल ये इसमें थोड़ी सी मेरी अतिशयोक्ति है, लेकिन वो छोटे मतलब लेवल के राज्य के लेवल के नरेंद्र मोदी है। इस बात को बार बार वो ये कहते हैं कि भाई राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है। राम जब गए थे वनवास में तो वो छत्तीसगढ़ से ही गए थे, तो उन्होंने एक राम गमन पथ पर दावा ठोक दिया, उसका काम चल रहा है। तो ओपीएस मुद्दा जो है ना वो ट्रम्प कार्ड बन सकता है। तो मैं जुलाई में रायपुर गया था, तब मैंने वहाँ बीजेपी के जो एक सीनियर नेता से मुलाकात की थी। तो उनका ये कहना था, मैंने कहा भाई क्या लग रहा है आपको, तो उन्होंने भी ये बात मानी थी कि कांग्रेस को एक एडवांटेज है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम छत्तीसगढ़ में पसीना भी ना बहाए तब भी हमारी 32 सीटें आ जाएंगी, लेकिन 46 सीटें लाने के लिए हमको खून बहाना पड़ेगा। मतलब हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक के इस खास शो साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। 5 राज्यों में चुनाव है जैसा कि आपको पता है, और हमारी कोशिश ये है कि 5 राज्यों के चुनाव की सवारी करते हुए 2024 के बारे में भी बात की जाए। हम लगातार असेंबली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, सेपरेट भी बात कर रहे हैं, और जो 5 राज्यों का हिसाब किताब है उन पर भी बात कर रहे हैं। आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई जी मौजूद हैं इस पूरी बातचीत के लिए। इसके साथ साथ हमेशा की तरह तक चैनल्स के प्रमुख मिलिंद खांडेकर साहब मौजूद हैं। आप सभी का खूब खूब स्वागत है। और इसमें अगर मैं डेटा का जिक्र कर लेता हूं शुरुआत से ही राशिद सर, तो जो एबीपी न्यूज़ सी वोटर ने जो लेटेस्ट सर्वे किया है उसमें बताया जा रहा है कांग्रेस को 45 से 51, बीजेपी को 39 से 45 और अदर्स को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि साहब जो न्यूज़ 24 ने अपनी एक एजेंसी के साथ जो सर्वे किया है उसमें वो 55 से 60 सीटें जो है वो कह रहा है कि साहब यहाँ पर मिल सकती हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को, और 30 से 35 जो जा सकती हैं वो जा सकती हैं बीजेपी खाते में। यानी कि 2-3 जो सर्वे हुए हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो स्थिति है वो अभी भी कांग्रेस की ही मजबूत है। तो क्या कांग्रेस जो है सेफ स्टेट अगर कहें, जिस तरह से लग रहा था कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सेफ स्टेट है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ को ही हमें टॉप पोजीशन पर रखना पड़ेगा, प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा कि यहाँ कांग्रेस अपनी सरकार बचा सकती है? धन्यवाद अविचल। देखिए, प्रथम दृष्टि में बिल्कुल ऐसा कांग्रेस को लगता है कि छत्तीसगढ़ बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं और जो पूरी एक कैंपेन प्रचार प्रसार का मामला शुरू होगा और नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे, तो मुझे लगता है स्थिति थोड़ी सी वहां बदलेगी। इसीलिए जो मेरा वहां का जो आकलन है या फीडबैक है वो कांग्रेस को तो बढ़त तो जरूर दिखा रहा है, लेकिन ऐसी नहीं कि जो 2018 का रिपीट हो। देखिए, बहुत सारे राज्य में बदलाव हुए हैं। भाजपा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास वहां पर एक कमिटेड वोटर है, मतलब 40% से ज्यादा वोटर जो है वो भाजपा का समर्थक है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको अगर 40 से ज्यादा परसेंट आपका वोटर है, तो उसमें अगर आपका नेतृत्व राज्य स्तर पर अच्छा हो तो वो 43, 44, 45% पे होकर के वो जीतने की स्थिति में आ जाती है। लेकिन भाजपा के पास वहां पर कुछ बहुत सारे उसके कारण हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। उसकी वजह से वहां पर कोई शीर्ष नेतृत्व जो है, जिसे हम कहते हैं छत्रप, वो कोई डेवलप नहीं कर पाई है भाजपा। तो भाजपा दावे वहां पर कर रही है, लेकिन जमीनी स्थिति में कांग्रेस की बढ़त है। कांग्रेस की बढ़त है, लेकिन वो एक अधूरा सच नजर आता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है। जैसे 18 में जो ट्राइबल्स जो रहते हैं, जो सरगुजा और के इलाके से आते हैं, उन्होंने और बस्तर से पूरा का पूरा मतलब 12 और 14, 26 सीटों पे कांग्रेस जीती थी, जिसे हम कहते हैं बम्पर जीत। लेकिन उसके बाद ट्राइबल मुख्यमंत्री नहीं बना। इसी तरीके से जब हम पिछड़ों की बात करते हैं, ओबीसी जिसका खुद भूपेश बघेल है, लेकिन वो एक मतलब पिछड़ों के दूसरे पिछड़े जो है साहू समाज है, उसका भी जो थे ताम्रध्वज ध्वज साहू एक उसके वो थे, और राहुल गांधी के वो मैं आपको बताता चलूं कि नंबर 1 के मतलब वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, वो नहीं बने। तो बहुत अच्छा। फिर एंटी इनकम्बेंसी की बात बड़ी दिलचस्प है मिलिंद जी वहां पर, कि 17 विधायकों का टिकट काटा है और 13 मंत्री और स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर, मतलब 15 लोग जो जो एक तरीके के सत्ता का सुख पा रहे थे, उनको जो है सबको टिकट दे दिया। तो बड़ा अजीब अटपटी सी बात लगती है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो विधायकों के खिलाफ कैसे है, मतलब मंत्रियों के खिलाफ क्यों नहीं है।
किसी भी मंत्री का टिकट नहीं काटा गया। तो ये जो छत्तीसगढ़ का मामला है काफी रोचक है। सर बता रहे हैं कि वहाँ एक कमिटेड वोटर है और वोट शेयर की बात करिए, आप भी हमेशा ध्यान दिलवाते हैं कि वोट शेयर की बात जरूर की जाए। कांग्रेस को जो एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि 45% वोट शेयर मिल सकता है और बीजेपी को 44%। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इसकी मैं चर्चा इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि 2018 में जब वोट शेयर की हम बात करते हैं तो कांग्रेस को 43% मिला था। यहाँ पर मतलब 2% का जो है बढ़ोतरी हो रही है और बीजेपी काफ़ी ज़्यादा उसने लूज किया था, तो वो 33% की किया था। तो अभी अगर देखें जो अनुमानित कहा जा रहा है कि वोट शेयर बढ़ सकता है तो वो 11% बीजेपी का बढ़ सकता है। तो राशिद सर सही कह रहे हैं कि कमिटेड वोटर जो है वो वापस आ रहा है। नहीं देखिए, बात यही मैं बार बार कहता हूँ हाँ। कि एक तो 10% का गैप जो है वो एक लैंडस्लाइड लाता है। हम हमेशा एक जब सेफोलॉजी की भाषा में बात करते हैं कि, और जो कि हमने 2018 में देखा भी था, लेकिन जब ये 1% का अंतर हो गया या बराबरी का हो गया तो वो सीटों के अंतर को कम करता है, जो कि हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में होते हुए। लेकिन जैसा कि मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूँ जो बात राशिद ने कही है कि देखिए ये एकदम एक तरफा मामला भले ही लग रहा है या कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के लिए ये सेफ है, ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि बीजेपी कोई भी चुनाव में कसर नहीं छोड़ती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जुलाई में रायपुर गया था, तब मैंने वहाँ बीजेपी के जो एक सीनियर नेता से मुलाकात की थी, तो उनका ये कहना था, मैंने कहा भाई क्या लग रहा है आपको, तो उन्होंने भी ये बात मानी थी कांग्रेस को एक एडवांटेज है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम छत्तीसगढ़ में पसीना भी ना बहाए तब भी हमारी 32 सीटें आ जाएंगी, लेकिन 46 सीटें लाने के लिए हमको खून बहाना पड़ेगा, मतलब हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि ये अब बहुत मेहनत कर देगी बीजेपी, तब तो अभी भी मतलब 7 तारीख को पहला फेज है, 17 तारीख को दूसरा फेज है। तो ये नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो स्कोर 2018 का था वो रिपीट होगा, ऐसा हमको नहीं लगता है। एडवांटेज जरूर है, भले ही अगर वोट शेयर में आप देखिए 1% का, लेकिन अमित शाह ने खुद संभाल ली है कमान इस चुनाव की कि भाई मैं इसको फ्रंट करूंगा। और वही जब राजनांदगांव भी गए थे अभी, जब रमन सिंह के पर्चा भरने की बात आई थी, तो ये भी बात याद रखिए, जैसे आप फेज वाइज भी बात कर सकते हैं और राशिद इस पर ज़्यादा बता सकते हैं कि जैसे पहले फेज का मैंने पढ़ा कि 20 सीटों पर चुनाव। जी बिल्कुल। तो पिछली बार 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, एक ही राजनांदगांव की छोड़ दीजिएगा, तो बाकी सारी सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो अब ये रिटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा जो कांग्रेस का चैलेंज है, जो कि उसकी भी कांग्रेस ने भरपाई करने की कोशिश की है टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना के, कि जो उनका इलाका था सरगुजा, वहाँ पर बहुत बढ़त पिछली बार मिली थी कांग्रेस को और उनका एक प्रभाव भी है उस इलाके में। तो उनको चूंकि पिछली बार मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ये भी माना जा रहा था कि उनको 2.5 साल का रोटेशन होगा, वो भी नहीं हुआ। तो अब जो उनको जैसे तैसे मना के उनको जुलाई में उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उसकी भी कोई शपथ नहीं हुई, सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया। तो वो मतलब उनको एटलीस्ट कम से कम कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑन बोर्ड ले लिया है। अगर वो नाराज होते तो ये चुनाव कांग्रेस के लिए और मुश्किल हो जाता। तो कांग्रेस ने कोशिश की है कि उसकी अपनी गुटबाजी चुनाव में हार का कारण ना बने, लेकिन अगर ये 1% का मैं अभी भी बात कह रहा हूँ वो अंतर है, तो ये बहुत कम अंतर है। और ये याद रखिए कि पिछली बार ये अंतर 10% का था। पहले मैं इसका जरा सा आपको वापस ले चलूं 14 दिसंबर 2018 को, जब कांग्रेस को एक नया नेता, वहां का जो सीएलपी का नेता मतलब मुख्यमंत्री चुनना था, और उसमें राहुल गांधी उस समय आप स्मरण करें कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये बात ये जो कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं हुई, जो कांग्रेस का वॉर रूम जो 15 गुरुद्वारा रकाबगंज मार गए, वहां की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो वहां पर क्या हुआ कि राहुल गांधी ने जो था, जो ऑब्जर्वर्स के सामने जो थे, जो इस समय अभी वो जो है ताम्रध्वज साहू, उनको मुख्यमंत्री एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी चॉइस है, आप जाइए और वहाँ अपना जो है मुख्यमंत्री बनिए। और इसको लेकर के कांग्रेस में एकदम से मतलब मिनटों सेकंडों में एक गम और गुस्से की लहर फैल गई। और दोनों जो भूपेश बघेल जो प्रदेश के अध्यक्ष थे और दूसरे दावेदार टीएस सिंहदेव, इन्होंने राहुल गांधी की पूरी विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ताम्रध्वज साहू को जो है मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। अहमद पटेल भी वहां मौजूद थे, दूसरे भी बड़े नेता मौजूद थे। फिर एक मतलब बैठक हुई और उस बैठक के बाद में राहुल गांधी ने तो ये कहा कि भाई आप लोगों में तो कोई कौन बने,
तो उसके ऊपर भूपेश बघेल ने और टी.एस. सिंहदेव ने दोनों ने कहा कि आप हम पे छोड़ दीजिए, हम सुलह करके हम आपस में तय करके बता देंगे कौन मुख्यमंत्री हो। तो उस समय ये अलग कमरे में गए, मतलब भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव, और इन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है अनौपचारिक, इसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन दोनों में एक तरीके का समझौता हुआ कि ये 2.5 साल में दोनों का मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बाद उन्होंने आके राहुल गांधी से कहा कि हमारा आपस में समझौता हो गया, और उसमें थोड़ा सा भूपेश बघेल ने जिद की। वो टी.एस. सिंहदेव कह रहे थे कि मुझे 2 साल, पहले 2 साल बनने दो और बाद के 3 साल तुम्हारे। और भूपेश बघेल ने कहा नहीं, मैं जो हूँ पहले 2.5 साल होऊंगा और फिर आप होंगे। इस तरह का वो आग्रह हुआ, और मेरे ख्याल से वो टी.एस. सिंहदेव क्योंकि थोड़े से मतलब स्वभाव से सीधे सरल आदमी है, वो वहां के ऊपर थोड़ा गच्चा खा गए और उन्होंने राहुल गांधी को बताया। लेकिन ये राहुल गांधी का फैसला नहीं था, ये मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें भूपेश बघेल बन गए, और फिर पूरा जो है उनका एक आभा और बहुत उनकी वो सारा एक पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ गया। और जब भी टी.एस. सिंहदेव तकाजा करते हैं तो वो टाल दिया जाता है। फिर राहुल गांधी ने अंतिम समय में, मतलब अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने के बाद में पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने पहले उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उनकी एम्बिशन जो है वो मुख्यमंत्री की है, और वो जो सरगुजा का जो हम बात कर रहे हैं जहाँ 14 सीटें हैं, वहां उनको एक मुख्यमंत्री का इंतजार है। लेकिन आज भी टी.एस. सिंहदेव इस पोजीशन में नहीं है। अगर कांग्रेस जीती, और मिलिंद जी हो सकता है मुझसे इत्तेफाक रखें कि अगर कांग्रेस जीती तो फिर भूपेश बघेल बन जाएंगे, क्योंकि भूपेश बघेल जो है पिछड़े नेता है। उनकी एक देश में सोनिया, राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका गांधी सबके विश्वास पात्र है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल होगा। और अगर टी.एस. सिंहदेव को कांग्रेस इस मतलब कैंपेन में प्रोजेक्ट करती है तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि पिछड़ों के वोट जाएंगे। तो मामला वहां बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और ये जो जैसा मैं कह रहा था कि उस वक्त जो था, जो ट्राइबल थे, साहू समाज थे, पिछड़े थे, सबने जोर लगाया था कि कांग्रेस की सरकार बने, ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। लेकिन 5 साल का अनुभव जो है जाति समीकरण पे बड़ा खट्टा मीठा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो सब भी इसमें इस चुनाव में नजर आएगा। जी, तो सर ने बताया कि किस तरीके से भूपेश बघेल ने एक तरीके से एक आभा मंडल तैयार कर लिया है, और अब जो है वो 2.5 साल, 3 साल, 2 साल कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक पूर्व मुख्यमंत्री की और बात कर लेता हूं, रमन सिंह की। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये ज़्यादा नुकसान दे रहा है कि रमन सिंह एक्टिव नहीं है उस तरीके से। प्रोएक्टिव तो मैं बाद में कहूँगा, एक्टिव नहीं है, तो उससे कम से कम ये होता है कि एक 15 साल मुख्यमंत्री रहा और वो अब चुनावों में प्रेजेंस वैसी नहीं है जैसी अभी ज़रूरत है। नहीं देखिए, रमन सिंह पे बात करने से पहले विचर जी, मुझे ये लगता है कि जो भूपेश बघेल पे हमको 2 मिनट बात कर लेनी हाँ हाँ चाहिए। बिल्कुल। बात ये, और मैं मतलब इस पे रशीद की भी राय चाहूँगा मैं। देखिए, जो मुझे उनकी जो अभी तक की कामयाबी रही है, या 5 साल उन्होंने अपना पूरा कर लिया, या इस साल भी उनको एडवांटेज दिख रहा है, तो मुझे उसके पीछे एक जो उनकी आप राजनीति कह लीजिए, उसको होशियारी चालाकी जो भी आप कहना चाहे, कि उन्होंने जो बीजेपी के, चूंकि आप रमन सिंह की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी का जो अपर हैंड होता था जिन विषयों पर, जो मान लीजिए कल्चरल पॉलिटिक्स होती है, तो वो उन्होंने उसको चुरा लिया, या उस पर उन्होंने हथिया लिया। जैसे पिछले 5 सालों में उन्होंने ये छत्तीसगढ़िया एक नई चीज़ को बढ़ावा दिया कि भाई हर चीज़ को छत्तीसगढ़ की गर्व से, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश का ही हिस्सा होता था। सन 2000 तक जो है ये मध्य प्रदेश के साथ में ही होता था ये छत्तीसगढ़। तो अब इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो गर्व है, या उसका जो, जैसे मान लीजिए आप नेशनलिज्म है, तो ये एक तरह का सब नेशनलिज्म है। और ये आमतौर पे पॉलिटिक्स जो है वो बीजेपी करती आ रही है, या और क्षेत्रीय पार्टियां करती आ रही है। तो वो पॉलिटिक्स इन्होंने की, भाई हम छत्तीसगढ़, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के त्योहारों पर छुट्टियां लगा दी, उसके व्यंजन, मतलब एक लोगों को उसकी भाषा, बोली, जो भी आप कहिए, उसको बड़ा गर्व महसूस करवाया। तो ये उन्होंने एक, मतलब ये जो उनकी जो छवि आप आभा मंडल की बात कर रहे हैं, वो बनाने में इसने बड़ी मदद की। और दूसरी बात जो मैंने आपको पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के संदर्भ में कही थी, कि राम का नाम वो जो है लेना भूल नहीं रहे हैं। उन्होंने मतलब इस बात को बार बार वो ये कहते हैं कि भाई राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है। राम जब गए थे वनवास में तो वो छत्तीसगढ़ से ही गए थे, तो उन्होंने एक राम गमन पथ पर दावा ठोक दिया, उसका काम चल रहा है। तो जो चीज़ें, मतलब मैंने कहा ना, देखिए वेलफेयर में दोनों पार्टियां लगभग बराबर है। मतलब जब गारंटी स्कीम टाइप की बात आती है, कम है ज़्यादा है, बीजेपी कम है कांग्रेस ज़्यादा, लेकिन मोटा मोटा ये है। बीजेपी को जो एडवांटेज मिलता है जो कल्चरल या सांस्कृतिक बातों में, वो एडवांटेज कहीं ना कहीं उन्होंने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है राम का नाम लेके।
फिर जो गाय के नाम पर कि भाई गोबर हम खरीदेंगे, हालांकि इस पर बहुत बता दूं मैं कि भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे कि भाई कोई गोबर जो है, जैसे मैंने भाजपा के नेता को सुना कि गोबर सिर्फ कांग्रेसियों को खरीदा जा रहा है, कि कांग्रेस ही गोबर दे रहे हैं, गाय नहीं दे रही है। तो पर बात यह है कि जैसे जो जो मुद्दे हो सकते थे, मतलब गाय हो गया, राम हो गया, छत्तीसगढ़िया हो गया, तो ये भी राजनीति भूपेश बघेल ने पिछले 5 सालों में बहुत की है। ये मतलब जब हम रमन सिंह की बात कर रहे हैं तो ये बीजेपी को कहीं ना कहीं उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। देखिए, रमन सिंह जी का जहां तक राजनीतिक अस्तित्व की बात है, वो वहां के ऊपर है, एक जाने पहचाने नेता है, लेकिन एक जैसे अघोषित रूप से एक परसेप्शन है, उस परसेप्शन की हो सकता है कोई बड़ी बुनियाद ना हो, लेकिन यह है कि वो बड़े नरेंद्र मोदी जी के या अमित शाह के विश्वास पात्र नहीं है, और वो जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो इरा था, युग था, उसके हैं, और उस समय वो बड़े अच्छे कामयाब मुख्यमंत्री भी रहे, बार बार वो चुनाव जीते, और उस समय उनके वो चावल वाले बाबा, वेलफेयरिज्म वगैरह उनकी पूरी छवि थी। फिर वो उनका बेटा राजनीति में सक्रिय हुए, और बेटे को लेकर के कुछ इस तरह के वो भी लगे कि जिसपे उनके ऊपर उंगली उठाई गई, तो तब से वो उसके बाद वो भाजपा के उपाध्यक्ष भी बने, लेकिन वो वाली बात नहीं रही। तो इस समय उनको जो है भाजपा ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया। ये इस चीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए बहुत सारी चीजें उनके फेवर में आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आत्मविश्वास नहीं है, चेहरा कौन है, सामने कौन लीड कर रहा है, वो सब चीजों में कांग्रेस बहुत आगे। तो ये रमन सिंह फैक्टर जो है, ये खुद भाजपा उसको लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। मुझे लगता है कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, और ये मैं पत्रकार के हैसियत से कह रहा हूँ, उन्हें देखिए शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह, ये अलग अलग राज्यों के हैं, लेकिन समकालीन, मतलब एक ही समय मुख्यमंत्री रहे, और ये पहले मतलब वाजपेयी इरा से ही चल के आए। रमन सिंह केंद्र में मंत्री थे। उसको लेके बहुत ज्यादा भाजपा में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो हम लीडरशिप की बात करते हैं, उसमें उत्साह नहीं नजर आता। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन ये ऐसा बहुत से लोगों का राजनीतिक आकलन है कि वो अब उसकी जगह जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा और पीयूष गोयल और बहुत से जो युवा नेता हैं उन्होंने ले ली है। ये दो जो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद के दावेदार, ये जो मजबूत छत्रप है, इनकी कोई मतलब पूछ परख भाजपा में नहीं है। ये एक बड़ा लंबा परसेप्शन एक बना हुआ है, जिस परसेप्शन को भाजपा उसको मिटा या हटा नहीं पा रही। एक चीज और जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो है गारंटी स्कीम्स। गारंटी के रास्ते जो है सब राज्यों में जाया जा रहा है, तेलंगाना से लेकर और वो राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ इसलिए जिक्र में लाना चाहूँगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार है। तो एक तरह से किसानों और गारंटी, एक मतलब कि अर्बन में गारंटी को लेकर और किसानों को लेकर जो है वो रूरल स्पेस में कांग्रेस ज़्यादा काम कर रही है। नहीं, मैंने आपको यही कहा ना, देखिए अगर आप जहाँ भी कांग्रेस ने वापसी की है, जो मैंने कहा कि कांग्रेस वहाँ पर उसका प्लैंक ही यही है, और ये राहुल गांधी की राजनीति है, मतलब ये अभी से नहीं है, पिछले हम मतलब 10-15 सालों में भी अगर मुड़ के देखिए, या सोनिया गांधी की भी यही राजनीति, जो मनरेगा हुआ मान लीजिए, तो वो वेलफेयर की तरफ या लेफ्ट टू सेंटर जिसको आप इकोनॉमिकली कहते हैं, जहाँ पर मतलब मुफ्त में चीज़ें दी जाए या कम दी जाए या सब्सिडी में दी जाए, वो चीज़ें, ये कांग्रेस की एक पॉलिटिक्स रही है। बीजेपी ने उसमें मतलब बराबरी हासिल कर लिया, लीकेज बंद कर लिया, तो बीजेपी ने भी उस पर उस गेम को साध लिया। लेकिन कांग्रेस में जो जैसे वो न्याय योजना है, जो राहुल गांधी जी इसके भरोसे बैठे हुए थे कि हम लोगों को पैसे देके लोकसभा चुनाव जीत लेंगे, तो वो अभी भी वो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई, जो राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से। तो कहने का आशय यही है कि देखिए वहाँ लोगों के हाथ में पैसे बहुत आए हैं, मतलब पिछले 5 सालों में, और मतलब वो अलग अलग तरह से आए हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो या बाकी लोगों के लिए हो। तो कैश सरकार ने बहुत बांटा है। अब इसका फायदा चुनाव में मिलता है या नहीं है, ये हमको पता चल जाएगा कि भाई वेलफेयर से क्या फायदा हो। मिलिंद जी ने बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, सबसे बड़ा समस्या भाजपा की ये है कि वो क्योंकि केंद्र में सत्ता में है, और उसको एक तरीके का एक उसको जो भी वो कदम उठाएगी, उसका जो 14 राज्य हैं या जो उनके सहयोगी के राज्यों में है, वहां वो सब करना पड़ेगा। और उससे भाजपा का, या जो भाजपा की बात मैं नहीं कहूंगा, जो केंद्रीय सरकार की जो अर्थव्यवस्था को लेकर के जो चिंता या चिंतन होता है, उस पर असर डालती है। देखिए, भूपेश बघेल ने क्या करा कि उन्होंने कहा कि जो है गोबर
₹2 और अब तो मैंने सुना कि अब वो घोषणा पत्र में ₹4 होने वाला है, ₹4 किलो। तो मतलब अब वो चाहे कांग्रेसी गोबर जो भी कहे, एक बड़े कमजोर जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर तबका है उसकी जेब में पैसा जा रहा है, मंथली पैसा जा रहा है, वो काफी कुछ जा रहा है। अच्छा, उसके बाद में भाजपा का वहां के लोगों की छत्तीसगढ़ में उनका भी अभी मैनिफेस्टो आने वाला है। उन्होंने कहा कि साहब जो ₹6,000 जो किसानों को मिल रहे हैं, जो केंद्र की स्कीम है नरेंद्र मोदी जी की, उसी में और चीजों को जोड़ करके मतलब 8,000 9,000 कुछ ऐसा किया जाए कि ताकि भाजपा मतलब भारी पड़े। लेकिन उसको लेके उसको नरेंद्र मोदी जी की अभी तक सहमति नहीं है। देखिए कांग्रेस जो है क्योंकि विपक्ष में है, मतलब विपक्ष मतलब केंद्र में, तो वो इस तरह का फाइनेंशियली रेकलेस मतलब एक गैर जिम्मेदाराना रवैया भी उसका हो सकता है। जैसे वो कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन ला रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें कह रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण दूं कि करीब मतलब 62,000 करोड़ रुपए इसी में खर्च हो जाएगा, जो वहां के बजट का करीब जो होगा वो 1/3 मतलब 30% के करीब होगा, जो इसी वेलफेयरिज्म में जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी ऐसी 20-25% बजट इसी में जा रहा है और जाएगा। लेकिन ये काम कांग्रेस कर रही है, दमखम के साथ कर रही है, क्योंकि उसके पास मतलब आर्थिक रूप से खोने को कुछ नहीं है। वो सिर्फ पाना चाहती है कि सत्ता में रहे और राज्यों में सत्ता मिले। उसका फाइनेंशियल हेल्थ, क्योंकि वो तो सेक्टर का हेडेक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पूरी मनी कंट्रोल वगैरह की चीजें होती है। तो यहाँ के ऊपर कांग्रेस को एक एडवांटेज है। भाजपा उसकी काट नहीं ला पा रही है। देखिए जो किसान है और उसमें वो वहां पर 30-35 सीटों पे कांग्रेस को मतलब इस तरीके का लाभ हो रहा है, क्योंकि जो भूपेश बघेल ने जो जो ये लोक लुभावन या ये कल्याणकारी योजनाएं वगैरह शुरू करी है, उससे एक तबके को फायदा हो रहा है। अब जैसे कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में किया कि अगर शिवराज जी किसी को 1,200 दे रहे थे, उन्होंने कहा 1,800 मिलेंगे, किसी को 3,000 दे रहे थे, उन्होंने कहा 5,000। तो एक कॉम्पिटेटिव वेलफेयरिज्म का मॉडल कमलनाथ ने पेश किया। लेकिन ये कॉम्पिटेटिव वेलफेयरिज्म जो है ये हमें छत्तीसगढ़ में नहीं नजर आता, और यही भाजपा की एक बड़ी कमजोर कड़ी है। स्टेट को मतलब कम लोग जानते समझते हैं, खास तौर पर इस संदर्भ में कि स्टेट को लेकर एक कि किधर से किस तरफ की स्थिति है। एक तो नेक्सलाइड एरिया है कुछ कुछ इलाका, और इसके खास तौर पर वो कौन से इलाके हैं, या ये आप बता सकें कि हमें कि वो सेंसिटिविटी को देखते हुए चुनाव कराए जा रहे हैं, तो ये सेंसिटिविटी किधर रहती है? तो एक मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, वो फिल्म भी आई थी और उसमें बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया था कि कैसे वहां पर मतलब छत्तीसगढ़ के तरीके का एक वहां पर कि वहाँ चुनाव कैसे होते हैं और आदिवासी उसमें जो है वो वोटिंग कैसे होती है। कुछ इलाके छत्तीसगढ़ के बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, और इसी यही कारण है कि और जो बस्तर के आगे का जो इलाका है जो काफी वहां पर नक्सल मूवमेंट वगैरह है। और पहले ये कहा जाता था कि जो सत्ता पक्ष में होता है वो वहां पर इस तरीके की वोटिंग कराता है, या इस तरह के जो सेंट्रल एजेंसीज जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके ऊपर भी वो होता था कि एक तरीके की जैसे बोगस वोटिंग टाइप होती हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, वहां पर भी थोड़ा हालात बेहतर हो रहे हैं और बाकायदा वहां के ऊपर भी चुनाव होता है। लेकिन ट्राइबल्स में भी ये जो अभी मिले जी रेवड़ी बांटने वाली बात कर रहे थे, ये बड़ा मायने रखता है और इसकी बड़ी अहमियत है। दरअसल प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि अर्थव्यवस्था मतलब जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है, वो हमारी राजनीति को नहीं चलाता है। जैसे हम अमेरिका में देखें या यूरोप के बहुत सारे देश है कि जहाँ पर अर्थशास्त्र जो है वहाँ की राजनीति को शेप करता है। मतलब मैं वेस्ट एशिया की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में भी बड़ा अर्थव्यवस्था का ठीक ठाक होना, दुरुस्त होना, सेहतमंद होना बहुत जरूरी होता है। हमारे यहाँ हमेशा हमारा उल्टा होता है। हमारे यहाँ पर जो है वो राजनीति जो है वो अर्थशास्त्र के ऊपर असर डालती है, और हम मतलब एज ए नेशन, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, वो बहुत ही उसमें गैर जिम्मेदाराना रवैया होता है। अभी कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस सब मतलब उस तरह का जो ये है कि अपना जेब मतलब आमदनी मतलब अटेंडीज और खर्चा 1 रुपया करने की पोजीशन में तमाम राज्य ऐसी कर रहे हैं। और कुछ मामलों में भूपेश बघेल बिल्कुल ये इसमें थोड़ी सी मेरी अतिशयोक्ति है, लेकिन वो छोटे मतलब लेवल के राज्य के लेवल के नरेंद्र मोदी है। वो हिंदुत्व की मतलब हिंदू धर्म उसकी बात करते हैं, वहां वैसे भी एक ही धर्म का ज्यादा असर है। तो उसके ऊपर वो तमाम उसके सिंबल जो मिलिंद जी ने गिराए थे सबका वो भरपूर वो कर रहे हैं। पर्स की उन्होंने वो ढीली करके खूब मतलब जो है पैसा लुटा रहे हैं। एक थोड़ा सा जो भी मीडिया या विरोधियों को थोड़ा सा कंट्रोल करके वहां रखा जाता है, उतना उस तरह का लोकतंत्र है, लेकिन इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं है। जो वहां काम करते हैं उन्हें सबको पता है। तो वो एक सब कुछ पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है, और अगर वो
जीत गया तो फिर वो मुख्यमंत्री होंगे, 5 साल बाद आप देखिएगा वो बिल्कुल एक दूसरी तरह के एक लीग में आ जाएंगे। राशिद ने जिस फिल्म का जिक्र किया वो था, वो न्यूटन। न्यूटन फिल्म थी राजकुमार राव की, और वो कहानी यही थी कि भाई वहाँ वोटिंग होती नहीं है, राजकुमार राव की ड्यूटी लग जाती है, और वो वोटिंग करने के लिए जो सीआरपीएफ के लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हम तो खुद ही डाल देंगे वोट ताकि वहाँ वोटिंग दिखे। लेकिन ये फिल्म 2017 में बनी थी, तो मुझे लगता है कि रशीद उसके बाद में तो काफ़ी बदलाव आया है, और हम छत्तीसगढ़ को जो दिल्ली या मुंबई से बैठ के समझते हैं वैसा छत्तीसगढ़ नहीं है। उसके एक ही इलाके में वो नक्सल प्रभावित लोग क्षेत्र रह गए, और अभी तो गृह मंत्री ने पिछले हफ्ते कहा भी कि भाई ये इसको हम अगले 5 साल में पूरी तरह से सफाया कर देंगे। तो जो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, नहीं मिसकंसेप्शन भी, और जो जितना बड़ा एक चैलेंज था सिक्योरिटी के लिए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, उस पे मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर इसको काफी हद तक काबू में पा लिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां राजनीतिक गतिविधि भी बहुत बड़ी है। जो एक कांग्रेस से अलग होकर के जो अरविंद नेताम है, उन्होंने वहां वो हमार करके पार्टी भी बनाई है, मतलब ट्राइबल्स की, और वो वहां काफी असर डालेगी और उसको चुनाव को भी प्रभावित करने की। तो उस स्तर के ऊपर भी है। देखिए एक और हम चीज डिस्कशन रह गया, छत्तीसगढ़ में 2-3 मतलब ऐसा जो है क्षेत्रीय पार्टियों का भी उदय हुआ है, और वो भी चुनाव को भूपेश बघेल के वो विरुद्ध जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि भूपेश बघेल की सीटें कम हो। एक तो जो अजीत जोगी की जो पार्टी थी, जो उनका बेटे चला रहे हैं, वो पार्टी है, वो वहां के ऊपर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कहलाती है, वो वहां पर असर डालेगी। और दूसरा बसपा बसपा और जो वो जो है गोंडवाना पार्टी, दोनों का एक अलायंस हुआ है। तो चाहे वो एक एक दोनों सीटों के ऊपर असर डाले, ये अरविंद नेताम की पार्टी और जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो अजीत जोगी के बेटे चला रहे हैं, और तीसरी पार्टी ये अरविंद नेताम की, तीनों जो है, और बसपा, इसका भी बहुत ज्यादा वहां के ऊपर असर होगा। और नक्सल इलाके में खासतौर से जो है क्योंकि अरविंद नेताम की काफी वहां पर पकड़ है, वो हो सकता है अपने हक में, मतलब एक थर्ड पार्टी के हक में जो है वो वोट डलवा सके। सब्सक्राइबर सवाल के सेगमेंट में हम बात करते हैं कि जो आप हमें कमेंट में बताते हैं, अपने सवाल बताते हैं, या अपना कोई भी ऐसा कमेंट करते हैं जिसको हमें लगता है कि ज़रूरी है आपसे बात की जाए। सैयद दानिश साहब ने, क्योंकि पिछली बार हमने जब बात करी तो 5 राज्यों का हिसाब जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं उस पर बात करी थी, उन्होंने कहा कि ओपीएस मुद्दा जो है ना वो ट्रम्प कार्ड बन सकता है। नहीं, तो वो ट्रम्प कार्ड अब बना ही हुआ है। अगर आप देखिए तो चूंकि जैसे अभी हम राशिद से बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार ये फैसला अगर करेगी या बीजेपी करेगी तो उसको पूरे देश भर में करना पड़ेगा, केंद्र सरकार में भी करना पड़ेगा। तो कांग्रेस इसको ट्रम्प कार्ड तो बनाना चाह ही रही है। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या यही मुद्दा, क्योंकि सिर्फ सरकारी कर्मचारी मतदाता नहीं होते हैं जी, उनका एक प्रभाव होता है, उनका एक ओपिनियन होता है, वो मतदान पर असर डालते हैं। लेकिन वो अकेले वो जो है चुनाव को पलट नहीं सकते अगर वो भले ही कुछ लाख संख्या में भी होंगे तो। और मुझे ये लगता है कि बीजेपी को भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये एक मुख्य मतलब मुद्दा बन सकता है। तो मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद में एक कमेटी बनाई थी, और उसकी भी रिपोर्ट का भी इंतज़ार है, मतलब वित्त सचिव के देखरेख में। तो उसका काम ही ये है कि भाई कैसे हम पेंशन बढ़ाए लोगों की। और उसके लिए मैंने जो बात कही थी कि आंध्र प्रदेश का एक फॉर्मूला है कि आंध्र प्रदेश ने ये कहा कि भाई अमुक प्रतिशत आपको तो मिल रहा है एनपीएस में, जो डेफिसिट है उसका, मान लीजिए अगर बाजार ने आपको 30% दिया तो सरकार अपनी जेब से 10% और आपको दे देगी। तो इस पर काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस पर कोई ना कोई फैसला जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी इसको इग्नोर नहीं करेगी इसको। ये इग्नोर करने वाला इशू नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 1 अक्टूबर कोई यहाँ पर जब रामलीला मैदान में रैली हुई और उससे ये मुद्दा और ज़्यादा चमक गया, और ख़ासतौर पर उन्होंने बोला भी, क्या कहते हैं कि 5 राज्यों के इलेक्शन में हम इसे प्रभावित करेंगे। आइडिया गुरुजी ब्लॉग्स नाम के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा है कि ये सर्वे ज़मीनी धरातल से बिल्कुल अलग है, राजस्थान में खासकर। हकीकत है राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे, क्योंकि एबी न्यूज़ सी वोटर का जो सर्वे बता रहा है वो ये कह रहा था कि बीजेपी आगे है और कांग्रेस पीछे है। उन्होंने कहा कि आप गांव में सर्वे करो, किसी भी ज़िले में आपको हकीकत पता चलेगी कांग्रेस कितनी आगे है। लेकिन आइडिया गुरुजी ने जो लास्ट में लाइन लिखी उसको लगा मेरे को कि उन्होंने एक तरफा होकर बात कही। उन्होंने कहा जय कांग्रेस जय राजस्थान। नहीं, देखिए एक तो पहली बात हमने सर्वे किया नहीं अभी, चलिए। हाँ, तो वो जो सर्वे तो आइडिया गुरुजी को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सी वोटर ने सर्वे किया है, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि वो सर्वे मध्य प्रदेश में सही हो और छत्तीसगढ़ में सही हो
या तेलंगाना में भी सही हो क्योंकि वहाँ कांग्रेस जीत रही है, और राजस्थान में गलत हो क्योंकि वो वहाँ कांग्रेस हार रही है। ये वही वाली ईवीएम वाली बात हो गई कि जब बीजेपी जीत गई तो आपने कहा कि जी ईवीएम की जीत हुई है, और जब कांग्रेस या कोई विपक्ष जीतेगा तो आप कहोगे कि नहीं जी ये तो लोकतंत्र की जीत हुई है। तो ये अगर सर्वे बाकी राज्यों के लिए ठीक है तो राजस्थान में कैसे ये ज़मीन से दूर हो सकता है। सर्वे के बारे में हमेशा एक बात कहता हूँ कि सर्वे आपको दिशा देते हैं, दिशा दिखाते हैं वो, ठीक है, वो कोई रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट और फिर तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं है आपको। तो सर्वे जो है वो डायरेक्शन देते हैं आपको कि भाई ये पार्टी की बढ़त है। तो राजस्थान में हमको दिख रहा है कि बीजेपी की बढ़त है, जैसे हमको बाकी राज्यों में दिख रहा है कि कांग्रेस की बढ़त है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने लिखा है, योर पॉलिटिकल एनालिस्ट रिपोर्ट कंटिन्यूज लॉजिकल वेट विद द रेलिवेंट फैक्ट्स, इन दिस वे ओपिनियन पोल मे नॉट बी मच फार फ्रॉम द ट्रुथ। अब ये वही कह रहे हैं कि साहब कि ये जो सच है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपका जो ये पॉलिटिकल एनालिसिस है वो काफ़ी ठीक ठाक है। नहीं, हमारा एनालिसिस जो है वो पोल्स पर आधारित है, ठीक है। और मैं एक और बात आपको कहता हूँ कि जो ओपिनियन पोल करते हैं वो कैसे करते हैं, वो आप ही से जाके पूछते हैं, मतलब जो मतदाता होता है उससे वो जाके पूछते हैं कि भाई आप किसको वोट देंगे। अब अगर मतदाता ने उसको बता दिया तो फिर एक वो वोट प्रतिशत निकालते हैं कि भाई जैसे हमने देखा कि 43 और 44, तो वो वोट प्रतिशत निकालते हैं और फिर उसको वो सीटों में उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो अगर उसको ये नहीं है कि ओपिनियन पोल गलत हो गया, हो सकता है उसने जिन लोगों से बात की उन्होंने गलत जानकारी दी, या वो लोग वो नहीं थे जिन्होंने वोट किसी और को दे दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे, मतलब जो भी कहा। तो ओपिनियन पोल भी जो है वो सैंपल पर आधारित होती है। माना जाता है कि चूंकि इतना बड़ा सैंपल होता है तो आपको एक राज्य का मूड पता चल जाता है। लेकिन ये हम देख चुके हैं कि पोल को ये मतलब भगवान तो है नहीं कि भाई वो फिर चुनाव की जरूरत ना पड़े और पोल गलत ही होते हैं। और जो मैंने देखा है सर, बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि वो गलतियाँ जो होती है वो सीट के प्रोजेक्शन में होती है, वो गलतियाँ वोट शेयर में कम होती है। मतलब वोट शेयर करीब करीब उतना ही रह जाता है, लेकिन सीट का प्रोजेक्शन उतना ठीक नहीं हो पा सकता है क्योंकि वजह है ना उसकी कि वोट ज़्यादा मिले लेकिन वो सीट किसी और को ज़्यादा मिल गई, क्योंकि एक जगह सीट में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा वोट का है और एक जगह कम डिफरेंस है। दूसरी बात ये भी समझिए कि अगर 90 सीट है छत्तीसगढ़ में, तो आमतौर पे 90 सीटों पे ओपिनियन पोल नहीं होता है। वो जो भी हजारों का सैंपल होता है वो कुछ उनको जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लगता है कि भाई हम मतलब 1/4 सीटों पे चले गए या हम 50% सीटों पे चले गए, मान लें हम 45 सीटों पे गए, उसके आधार पे उनका वो होता है। मतलब कुछ लोग 90 सीटों पर भी जाते हैं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, तो वहां पर भी वो सीट बाय सीट नहीं करते, वो उनका एक वोट प्रतिशत जोड़ते हैं और फिर वो वोट प्रतिशत जोड़ के उसको अनुमान लगाते हैं कि इतनी सीटें आएंगी। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात कही सर ने कि अनुमानित होते हैं और ये प्रोजेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं। ये बिल्कुल एज इट इज़ हो तो फिर जो है चुनाव क्यों हो, तो ये आपको इस तरीके से ही दिखने चाहिए कि साहब ये दिशा किस तरफ जा रही है, या कहें कि हल्की सी बयार किस तरफ बह रही है। हो सकता है कि वो चुनाव आते आते थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी भी हो जाए, स्विंग कर दे चीज़ों को, तो उसको आप ही करते हैं। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और अपना समय देते हैं, इसके साथ साथ सवाल पूछते हैं, कमेंट करते हैं, हमें बताते हैं क्या पूछना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए भी खूब सारा शुक्रिया। आज आप जुड़े उसके लिए खूब सारा शुक्रिया, आगे जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद।